हाय फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 2 का आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने देखा था, चैप्टर का नाम है आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर कौन कौन से ये हमने देखना है इस चैप्टर में। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में टोटल तीन सेक्टर्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। फिर टर्शियरी सेक्टर में हमने देखा था कि टर्शियरी सेक्टर में दो सब सेक्टर होते हैं। जैसे कि पहला होता है आपका क्वाटरनरी सेक्टर, फिर दूसरा आता है आपका क्वाटरनरी सेक्टर। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें कौन कौन से रिवॉल्यूशंस आए, नए नए रिवॉल्यूशंस आए थे हमारे प्राइमरी सेक्टर में। तो वो रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक हम लोग लेंगे जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। जो जितने भी सेक्टर हमने देखे ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उन सब का हमारे जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन है, ये हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिफरेंट रिवॉल्यूशंस इन प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा से हमारे भारत में क्या रहा है, एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री रहा है हमारे भारत में एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल, subsistence and livelihood, rain-fed farming, food grain oriented and deficient in diversification and commercialization characterize India's agriculture sector। अब यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसकी यहाँ पे थोड़ी विशेषताएं इन्होंने दी है। कौन कौन सी विशेषताएं है ये पुराने जमाने का विशेषता यहाँ पे इन्होंने दी रखी है कि ट्रेडिशनल है ना, खेती बाड़ी करने के पुराने तरीके। सबसिस्टेंस मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए, गुजारा करने के लिए। एंड लाइवलीहुड, अपना गुजारा करने के लिए। रेन फेड फार्मिंग मतलब उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं उत्पादों को हमारे खेती में उगाना जो सिर्फ बारिश के पानी से आता है। फूड ग्रेन ओरिएंटेड, वही खाने पीने वाली चीज़ें को अपने खेत में उगाना। फिर डेफिशिएंट इन डाइवर्सिफिकेशन। अब डिफिशियंसी मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ की कमी होती है। फिर डिफिशियंसी इन डाइवर्सिफिकेशन मतलब सालों साल एक ही धान को उगाते रहना, एक ही टाइप। मतलब आप 10 साल से गन्ना उगाते आ रहे हो खेत में, तो गन्ना ही उगाते रहते हो ना, कुछ अलग उसमें ट्राई नहीं करते हो, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ अलग रिवॉल्यूशन में नहीं लाते हो। एंड कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन मतलब अपने खेतों में जो चीज़ें उगती है उसका व्यापार करना, उसको बेच के पैसा कमाना। कैरेक्टराइज इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सारी जो है ना, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन ये दिए हुई है वर्ड यहाँ पे, तो ये सारी ये दर्शाते हैं कि ये सारे हमारे पुराने खेतीबाड़ी करने के तरीके थे, उसकी ये विशेषताएं थी। विथ अ burgeoning population and rising wages, particularly among the poor, the demand for agriculture goods has skyrocketed। तो बोल रहे हैं कि फिर धीरे धीरे क्या हो गया ना, लोगों की संख्या जो है बढ़ गई, और उसके साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ गई है ना, वेजेस भी बढ़ गए। किस किन के पर्टिकुलरली स्पेशली किसके बीच में बढ़ गई थी, जो गरीब लोग हैं ना उनकी पॉपुलेशन और इनकम दोनों बढ़ गई। जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर फूड्स था ना, उनका पेट भरने के लिए जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती थी, खाना चाहिए होता था, वो क्या हो गया ना, उसकी डिमांड बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई, उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ गई। टू ओवरकम द सिचुएशन, द गवर्नमेंट कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशंस इन द प्राइमरी सेक्टर टू इंक्रीज द कैपेसिटी। लेकिन क्या हुआ, जो जिस तरीके से हम लोग अपनी पुरानी खेती बाड़ी करते आ रहे थे ना, उससे जो धान उगता था, उससे जो उपज होता था, वो काफ़ी नहीं होता था, ताकि इतने सारे लोगों का हम लोग पेट भर सके। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये एग्रीकल्चर फूड का यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे महसूस हुई। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे ऐसे रिवॉल्यूशंस लाए, नई नई क्रांति लाई, ताकि जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनकी जो धान का जो उपज है उसकी कैपेसिटी बढ़ सके, वो धान का उपज ज़्यादा हो सके। द मल्टीपल रिवॉल्यूशंस इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज आर लिस्टेड ओवर हियर। तो यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है जहाँ पे अलग अलग रिवॉल्यूशंस के नाम, वो कौन सी फील्ड से है वो, और उसके फादर है ना, फाउंडिंग फादर कौन थे ना, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो रिवॉल्यूशन के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन सी फील्ड में है? एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आधे मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिवॉल्यूशन किसने निकाला था और किस फील्ड में निकाला था। यहाँ पे एक और कॉलम था जो इम्पोर्टेंट नहीं था कि कौन से साल में आया था, तो उसे मैंने स्किप कर दिया है। तो पहला रिवॉल्यूशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो है एग्रीकल्चर फील्ड में।
उन्हें निकाला था हमारे MS स्वामीनाथन सर ने। फिर सेकंड रिवॉल्यूशन है व्हाइट रिवॉल्यूशन, और इसे आप ऑपरेशन फ्लड भी बोलते थे। तो वो किस फील्ड में था? मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स में। और इसके फादर कौन थे? हमारे मिस्टर वर्गीस कुरियन सर थे। फिर तीसरा रिवॉल्यूशन आया था येलो रिवॉल्यूशन, ये था ऑयल सीड्स में, और इसके फाउंडर थे मिस्टर सैम पिट्रोडा। चौथा रिवॉल्यूशन आया था हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन आया था किस फील्ड में? एक्वा, फिश एंड एक्वा, और इसके फाउंडिंग फादर थे हमारे डॉक्टर अरुण कृष्णन। अ, पांचवा है हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये किस फील्ड में आया था? फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर, और इसके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन थे मिस्टर नरपेक टुटेज सर। एक बात बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको कि ये एग्जाम के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप रैंडमली इसे याद करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत ही मुश्किल है कि आप एक्यूरेटली इसे याद रख पाएंगे, क्योंकि आगे भी देखिए यहाँ पे भी हमारे रिवॉल्यूशंस काफ़ी सारे हैं। 17 रिवॉल्यूशन से टोटल आपके, तो 17 नहीं 16 रिवॉल्यूशन से टोटल, तो 16 रिवॉल्यूशन को एक्यूरेटली याद रख पाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ट्रिक के साथ इसे याद रखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा याद रखने के लिए, क्योंकि हम जो टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है कि एक बार भी हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते, इसको या एक्यूरेटली याद रखने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज करना होगा। लेकिन अगर ट्रिक यूज करेंगे तो आप आसानी से इसे दो या तीन तीन या चार बार में इसे आसानी से याद रख पाएंगे। तो एक दो लाइन की या एक दो रिवॉल्यूशन की मैं यहाँ पे आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं बाकी भी रिवॉल्यूशन के लिए यहाँ पे ट्रिक शेयर करूंगी। तो देखिए ये पहला रिवॉल्यूशन है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी जाहिर से बात है एग्रीकल्चर नाम सुनते ही हमें एक सेंस होता है कि ये एग्रीकल्चर ग्रीनरी, एग्रीकल्चर हमारा ग्रीन ग्रीन होता है ना, उससे रिलेटेड होता है। फिर यहाँ पे आता है MS स्वामीनाथन। अब इसे जब मैंने एग्जाम दिया था जयवीर, तो उसे ऐसे याद रखा था कि हमारे हम जैसे लोग जो खेती बाड़ी करते हैं हम भी, तो हमारे यहाँ पे एक लेबर थे, UP से थे, उनका नाम था स्वामी। तो उनके नाम से मैंने इसे याद रखा था कि वो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने उनके नाम से याद रखा था। फिर यहाँ पे ना आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, ये दोनों चीज़ें तो वैसे भी याद रहती है। फिर आता है कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क व्हाइट कलर का होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी व्हाइट कलर के होते हैं। और यहाँ पे आता है मिस्टर वर्गीस कुरियन। तो देखिए वर्गीस है लास्ट में, जो इनका नाम का सेंस है ना, ये चीज़ जैसा है ना, चीज़ क्या होता है हमारा? व्हाइट कलर का होता है। तो ऐसे मैंने इसे याद रखा था। ट्रिक मेरी आपको सुनने में फनी लगती होगी फ्रेंड्स, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में यही आपके काम आएंगी। सिलेबस इतना बड़ा है हमारा, एक बार भी आप लोग, आपको एक बार भी रिवीजन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ट्रिक के साथ याद रखेंगे ना हर चीज़, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो अगर आपको लगता है ये ट्रिक आपको समझने में थोड़ी मदद करती है, तो मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बाकी रिवॉल्यूशन के लिए भी ट्रिक शेयर कर दूंगी। तो चलिए हमारा आगे देखते हैं। फिर आगे हमने देखा था कि येलो रिवॉल्यूशन किसने लाया था? ऑयल से। यहाँ से हम कहाँ से थे? हाँ, गोल्डन से शुरू किया। फिर गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किसने लाया था? ये कौन सी फील्ड में आया था? जूट फील्ड में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है ना, ये ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये मैंने बहुत गूगल पे या नेट पे बहुत सर्च किया, लेकिन कोई पर्टिकुलर आदमी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं था। तो गूगल पे भी यही लिखा था कि इस फील्ड में कोई पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने सर्च किया है। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको बस अगर ये इनका नाम यहाँ पे आपको नहीं दिया है टेबल में, तो आपको बस इतना ही पूछेंगे कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कौन सी फील्ड के लिए था, या जूट का रिवॉल्यूशन जो था उसको कैंसर रिवॉल्यूशन को नाम क्या दिया गया था? तो वो था गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। जो दिया दिया गया है वही आपसे पूछेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। फिर आगे का देखते हैं हम लोग। फिर आगे आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। ये कौन सी फील्ड में था? एग में था, और इसके फाउंडिंग फादर कौन थे? मिसेस इंदिरा गांधी मैडम थी हमारी। फिर सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ये कॉटन फील्ड में आया था, जिसकी फाउंडिंग भी हमारी इंदिरा गांधी मैडम ही थी। फिर पिंक रिवॉल्यूशन जो आया था फार्मास्यूटिकल्स, स्प्राउट्स और ओनियंस में। तो ये भी हमारे किसने लाया था? मिस्टर दुर्गेश पटेल सर ने हमारे लाया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग एक याद रख सकते हैं कि ये जो हमारी इंदिरा गांधी जी मैडम थी, वो हमेशा कॉटन की साड़ी प्रेफर करती थी। और उन्होंने एक जो छोटे बच्चे हैं ना हमारे, जो आप बोलते हैं LKG UKG के एज के होते हैं, 3-4 साल के, तो वो जो भी आंगनवाड़ी में जाते थे, तो उनके लिए एग्स है ना, उन्होंने एक पोषक आहार शुरू की थी, जिसके दौरान छोटे बच्चों को वहाँ पे अंडे अंडे दूध इन सब का ये सब चीज़ें बांटी जाती थी। फिर पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन में क्या था ना, फार्मास्यूटिकल्स, स्प्राउट्स, ओनियंस है ना, ओनियन हमारे
प्राउन्स हमारे काफ़ी हद तक पिंक कलर के, रेड कलर के होते हैं। तो इसको किसने शुरू किया था? मिस्टर दुर्गेश पटेल ने। फिर ब्राउन रिवॉल्यूशन आया, तो लेदर, कोका, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये इस फील्ड में ब्राउन रिवॉल्यूशन आया था। तो इसके फाउंडिंग फादर थे हमारे मिस्टर हीरालाल चौधरी। फिर आता है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन किस फील्ड में आया था? मीट या टोमेटो, और इसके फादर कौन थे? मिस्टर विशाल तिवारी। फिर ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन आता है फर्टिलाइजर्स में, जिसको ढूंढा हमारे मिस्टर MS स्वामीनाथन सर ने। फिर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, इस ये एवरग्रीन मतलब सभी जो चीज़ें होती है हमारी खेती बाड़ी में, उन सब में ओवरऑल ग्रोथ हो, उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़े, इसलिए हमारे मिस्टर MS स्वामीनाथन सर ने इसका रिवॉल्यूशन लाया था। फिर ब्लैक रिवॉल्यूशन आया था पेट्रोलियम फील्ड में, राउंड रिवॉल्यूशन आया था पोटैटो फील्ड में। काफ़ी हद तक कुछ नाम इजी है, आप वैसे भी याद रख सकते हो इनको, लेकिन फाउंडिंग फादर का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। फिर लास्ट में आता है हमारा प्रोटीन रिवॉल्यूशन। प्रोटीन रिवॉल्यूशन मतलब कि एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं, प्रोटीन जिन जिन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, उनका प्रोडक्शन बढ़े हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके लिए जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर है ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया था और इस रिवॉल्यूशन को वो लेके आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे जितने भी रिवॉल्यूशंस है ना, तो 16 रिवॉल्यूशंस है ना यहाँ पे। तो ट्रिक के साथ इसे याद रखिए, अकेले में याद रखना थोड़ा मुश्किल है। चलिए फिर हमारा सेकंड पॉइंट हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है हमारा GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर। तो अलग अलग जो सेक्टर्स है ना, हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर, इन सब का हमारे GDP में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाई द लेट 1990s, तो 1990s के आखिर में क्या हुआ? इंडिया हैड ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर डोमिनेंस टू सर्विसेज सुप्रीमेसी, विथ सर्विसेज अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ ऑफ आवर नेशनल GDP। बार बार ये लाइन हम पढ़ते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस जो है वो कम हो गया और सर्विसेज सेक्टर का बढ़ गया। बहुत बार पढ़ा है हमने ये लाइन। फिर आगे बोल रखी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना हमारा, अकाउंट्स फॉर बेयरली 18% ऑफ टोटल GDP। तो हमारे देश की जितनी भी टोटल GDP है, GDP मैंने पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ा रखा है। वहाँ पे अगर किसी को नहीं पता है तो पहले चैप्टर 1 का पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए। तो एग्रीकल्चर का जो हमारे GDP में भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो 18% है। फिर द सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 55%। सर्विसेज सेक्टर का कितना है GDP में भागीदारी? हमारा 55% है। while the secondary sector contributes the remaining 27%, with only 14% coming from the manufacturing sector। और जो हमारा तीसरा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो उसका हमारे GDP में कितना हिस्सेदारी है? 27% है। उसमें से 14% कौन से सेक्टर से आता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। तो यहाँ पे अगर एक बार शॉर्ट में रिवाइज करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आता है हमारा सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर जो कितना देता है? 55% देता है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जो दो देता है, 27% देता है। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो देता है 18%। तो ये है हमारा देश का GDP कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल 100% में से सबसे पहले सर्विसेज, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो नीचे इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, जो टेबल ये दर्शाती है कि अलग अलग सेक्टर्स में 1950 से लेके 2021 तक का कितना, कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन हमारे GDP में बढ़ रहा है या घट रहा है। टेबल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर भी देख लेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का 1950 में हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन कितना था ना? 51.8% था। इंडस्ट्री का था 14.2% और सर्विसेज का था 33.3%। फिर 1960 में इन्होंने दे रखा है कि फिर एग्रीकल्चर का कितना हुआ? 42.6% हो गया, इंडस्ट्री का 19.3% हो गया और सर्विसेज का हो गया 38.3%। ऐसे ही उन्होंने 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2019 और नीचे 2021-22 के लिए भी दे रखा है। तो मतलब की बात यहाँ पे इतनी है ना फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे कि 2000 की 1950 में हमारा सबसे डोमिनेंट सेक्टर, सबसे ज़्यादा चलने वाला, GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था। कितना था? 91.8%। और 2021 में देखिए कितना हो गया एग्रीकल्चर का? 18.6%, मतलब घट गया है ना। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे GDP में घट गया और किसका बढ़ गया? सर्विसेज का। सर्विसेज का कितना था? 1950 में सर्विसेज का था 33.3% और 2021-22 में वो हो गया 52.8%। मतलब देखिए यहाँ पे ये बढ़ गया है
और एग्रीकल्चर का ये यहाँ पे क्या हो गया ना, ये घट गया है, ये घट गया है और सर्विसेज सेक्टर का बढ़ गया है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने मिला। बस इतना समझने के लिए टेबल इन्होंने दे रखी है कि कैसे कैसे हमारे जीडीपी कंट्रीब्यूशन में हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो घट रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाता है। एक बार फिर से हम लोग इसे रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट में। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो भी अलग पार्ट 2 में हमने देखा कि कौन कौन से अलग अलग रिवॉल्यूशन प्राइमरी सेक्टर में आ गए थे। क्यों आ गए थे वो? क्योंकि वहाँ पे फूड की डिमांड बढ़ गई थी और जो प्रोडक्शन हो रहा था वो काफ़ी हद तक कम था, लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं था, इसलिए वहाँ पे नए नए रिवॉल्यूशन लाए गए ताकि जो आउटपुट है वो बढ़ सके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया एग्रीकल्चर फील्ड में, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स में, येलो रिवॉल्यूशन आया ऑयल सीड्स में, ब्लू रिवॉल्यूशन आया फिश या एक्वा सीड्स में, सॉरी फिश या एक्वा में, जिसे लाया हमारे डॉक्टर अरुण कृष्णन सर ने। फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन आया फ्रूट्स हनी और हॉर्टिकल्चर में, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आया जूट में, सिल्वर रिवॉल्यूशन आया एग्स में, उसके बाद सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आया कॉटन में, पिंक रिवॉल्यूशन किस किस फील्ड में आया था? फार्मास्यूटिकल्स, ब्राउन्स और ओनियंस में। ब्राउन रिवॉल्यूशन आया था आपका लेदर, कोका और कन्वेंशनल एनर्जी में। रेड रिवॉल्यूशन आया था आपका मीट या टोमेटो, जिसे लाया था मिस्टर विशाल तिवारी सर ने। अब इसे याद रखना बहुत ही ईजी है, मीट और टोमेटो दोनों रेड कलर के होते हैं। ग्रे रिवॉल्यूशन आया फर्टिलाइजर में, एवरग्रीन आया जो एवर ऑल हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है उसमें आया, ब्लैक रिवॉल्यूशन आपका पेट्रोलियम फील्ड में आया और राउंड रिवॉल्यूशन आपका पोटैटो में आया। ये सारे इतने सारे रिवॉल्यूशंस है जो कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से आ गए थे। फिर आगे इन्होंने बोल रखा है ना, ये प्रोटीन रिवॉल्यूशन आया जैसे हमारे नरेंद्र मोदी सर जी ने लाया था। फिर यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दे रखी है, ये टेबल ये दर्शाता है कि कैसे कैसे आज़ादी के बाद से लेकर 2021 तक अलग अलग सेक्टर्स का अपनी जीडीपी, भारतीय जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन घटता बढ़ता गया। तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जो 2021 में तीसरे नंबर पे आ गया। इंडस्ट्री का था 14.2%, जो 28.6% हो गया। और सर्विसेज का था 1950 में कितना था, 33.3% था, जो 2021 में कितना हो गया, 52.8%। मतलब अभी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पहले सर्विसेज सेक्टर का है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का है और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 हम लोग खत्म करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।